नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं आपके भरोसे का प्रतीक दैनिक भरोसा न्यूज़। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात के सफ़रनामे में हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ खास शख्सियत के साथ। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के भाजपा के उपाध्यक्ष और पीछे रहे पूर्व में रहे हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट के चेयरमैन। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका आभार है कि आप प्रजातंत्र में जो हमारा चौथा स्तंभ है देश को आगे बढ़ाने में उसकी भूमिका अदा कर रहे हैं और सभी तरह के लोगों की आवाज़ को जनता की आवाज़ बनाकर जनता के दुख तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आप मेरे यहाँ पे आए और जो आप विषय पूछते हैं तो उस विषय में हम सब जानकारी देने का कष्ट करेंगे। प्रदेश में और केंद्र में भी करीब 8-9 साल का समय हो चुका है, सरकार भी पूरी तरह से काबिज है जी। आपको क्या लगता है कि प्रदेश में किस तरह के जो काम किए गए हैं, ऐतिहासिक काम जो किए गए हैं, कुछ ऐसे काम जिनको लेकर इतिहास बना है, ऐसे कुछ काम हैं जिनको आप बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा हरियाणा प्रदेश जो हमारा है ये एक ऐसा प्रदेश है जो देवी देवताओं का और हमारे परमात्मा जिनको हम मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनकी स्थल रहा है। और हमारे हरियाणा से आप सब समझ सकते हैं कि किस प्रकार से गीता का जो ज्ञान हुआ उसका संपूर्ण विश्व में प्रचार और प्रसार हुआ। और कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेसु कदाचना, यानी कहीं ना कहीं आदमी अपने भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, परंतु गीता हमको ये ज्ञान देती है कि आप अगर कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, उसमें देर और सवेर हो सकती है। अब हरियाणा में जो पहले के तंत्र थे और आज के तंत्र में, या पहले की सरकार और आज की सरकार में आप काफ़ी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा प्रदेश क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद के विषय से काफ़ी प्रभावित रहा। और होता क्या था कि हरियाणा में चाहे कोई सी भी पहले की सरकारें रहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन से पहले, उन सभी सरकारों में चहेतों को, नज़दीक वालों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाती थी। और जो बच्चे मेरिट लेकर के पास होते थे, जो गरीब के बच्चे थे, वो चाहे किसी भी जाति बिरादरी के थे, उनको उनके उन मेहनत के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी, सबसे पहला काम ये किया कि नौकरी बिना खर्ची और पर्ची के मेरिट पे मिलेगी। और आज हरियाणा की जनता का ये संपूर्ण भरोसा है कि जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, जो बच्चे दिमाग लगाते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको वो टेस्ट पास करते हैं, नौकरी मिल जाती है। मतलब इंटरव्यू साक्षात्कार तक के नंबर ख़त्म कर दिए गए। आप टेस्ट दीजिए, पास कीजिए और नौकरी पाइए, और आपकी कोई सिफारिश आपको कराने की कहीं ज़रूरत नहीं। ये आज के दिन जो बेरोज़गार युवक हैं, जो मतलब नौकरी पाना चाहते हैं, उन सब लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही है। और इसी कारण से हम दोबारा से अपनी सरकार बनाने में सफल हुए और युवाओं के दम पे हम तीसरी बार भी अपनी सरकार हरियाणा में बनाएंगे। सर, जिस तरह के आपने कहा कि जो सरकारी नौकरियां थी उनमें पहले खर्ची और पर्ची चलती थी, तो अब भी ऐसा है कि बहुत सारी वैकेंसियां तो पेंडिंग ही पड़ी हैं। रोज़गार के सुअवसर मिलें तभी तो रोज़गार मिलेगा। ऐसा एक लंबा प्रोसेस होता है नौकरी प्राप्त करने का। पिछली सरकारों में मैं अगर बात करूं तो माननीय श्री भूपेंद्र हुड्डा जी की जो सरकार थी, उस सरकार में पूरे 10 साल सरकार रही। 10 साल में लगभग 50-60 हज़ार नौकरियां मिली। वर्तमान में हरियाणा की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी। ये सरकार 1 लाख नौकरी लगा चुकी और अभी 60-65 हज़ार नौकरियों का आप देख रहे हैं, रोज़ अखबारों में प्रोसेस आ रहा है कि अभी फार्म भरे जाएंगे। वो कुछ नौकरियां जैसे लग गई,
सरकार अपनी तरफ से पूरा तंत्र भी लगाती है, भाई नकल नहीं हो, कुछ और चीज़ नहीं हो, पकड़ती भी है, डालती भी है। चाहे स्कूल के बच्चों की परीक्षा की बात हो, चाहे ये परीक्षा की बात हो, हमारे जो पुराने तंतु तंत्र हैं वो लगते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसको छेद करने में, लेकिन उनको मिटाने के लिए निरंतर प्रयास रहता है। फिर एक प्रोसेस है कोर्ट का, न्यायालय में कुछ लोग चले जाते हैं, उसमें न्यायालय में थोड़ा समय लग जाता है। इस नाते से तो आप कह सकते हैं कि भाई हमने वैसे 8.5 साल के साल में 1 लाख नौकरी दी और उन्होंने 10 साल के समय में केवल 60,000 नौकरी दी, यानी 40,000 नौकरी तो पहले ही फालतू मिल गई। अभी मैं एक विषय आपके माध्यम से ज़रूर रखना चाहूँगा हरियाणा के युवाओं को और देश के युवाओं को भी। नौकरी लिमिटेड है, एक सीमा है नौकरी की। भाई हरियाणा में हम इतने मुलाजिम लगा सकते हैं, देश में इतने कर्मचारी लगा सकते हैं, अधिकारी लगा सकते हैं, और वो कुल मिला के जहाँ तक मेरा ज्ञान है पूरे देश में 5 से 6% सरकारी नौकरी है और 15 से 16% आपकी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है। तो इनको कुल मिला के 21 से 22% ही सरकार की या प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं। 78% लोग चाहे अपना अपना काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। इस 21% में तो 21 ही बच्चे सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, बाकी जो 78% बच गए वो उनका क्या रहने वाला है। विषय ये है, और इस विषय में मैं जो ज्ञान देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे हमारा जो देश था ये इसमें सभी टेक्निकल लोग थे, गांव में रहते थे। जैसे हमारा प्रजापत समाज का था, वो मतलब बर्तन बनाते थे मिट्टी के, इससे स्वर्णकार था तो आभूषण बनाता था। कोई हमारा सीन समाज का था तो वो अपने केश कला में मशहूर होते थे, केश कला का काम करते थे। ऐसे चर्मकार भाई थे हमारे, वो जूती बनाने का काम करते थे। ऐसे ब्राह्मण था, वो पठन पाठन या मतलब लोगों को दिशा देते हुए काम करता था। ब्राह्मण अपना काम करता था। इसी प्रकार से विश्वकर्मा, जिनको बढ़ई हम बोलते हैं, वो अपना काम करते थे। पेंटर अपना काम करता था, कारपेंटर अपना काम करता था। अपने गांव में रहने वाले या देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का, किसान का बेटा था, वो अपना काम करता था। आज के दिन परिस्थिति क्या होगी, चाहे 10.5 किले ज़मीन है, घर का ट्रैक्टर, फिर भी नौकरी चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नौकरियों की एक सीमा है, सीमा से ज़्यादा आप नौकरी प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो आज के युवाओं को ये सोचना पड़ेगा कि स्वरोजगार का माध्यम जरूर अपनाएं, और इसके लिए केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया स्कीमें दी हुई हैं। प्रदेश की राजनीति की तरफ थोड़ा सा रुख करें। अभय चौटाला जी और कांग्रेस की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी हैं, तो क्या लगता है कि प्रदेश की राजनीति में कुछ उथल पुथल होने की संभावनाएं हैं? अभय चौटाला जी की मैं काफ़ी इज्जत करता हूँ, हमारे अच्छे नेता हैं वो हरियाणा के, और चौधरी देवलाल के पौत्र होने के कारण से, क्योंकि चौधरी देवलाल को चाहे किसी पार्टी का कोई भी नेता है वो उच्च स्थान इसलिए देता है कि उन्होंने किसानों की आवाज़ को पूरे देश में पहुंचाया था, और उनके प्रति सभी का भाव अच्छा रहता है। लेकिन वर्तमान में मतलब जो आपने शब्द इस्तेमाल करे, मेरे को तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ILD की या लोकदल की जो नींव धरी गई थी वो एंटी कांग्रेस धरी गई थी। आज के दिन कोई कह रहा है कि अखबार में मैंने सुना कि वो हमारा और कांग्रेस का DNA एक है, और लेकिन दूसरे दिन कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हमारा कोई मतलब नहीं है। तो मुझे इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, जहाँ वो जाना चाहते हैं, जो लेने वाला ही कह रहा है कि हमारे को इनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा है इस तरह का कुछ होने वाला है। फिर भी राजनीतिक क्षेत्र है, कब क्या हो जाए कोई ज्योतिषी, राजनीतिक ज्योतिषी भी ये नहीं कह सकता कब क्या हो जाए। पर जैसी भी परिस्थिति रहे, कोई भी बंधन हो, गठबंधन हो, ना हो, अलग अलग लड़ें, तो भी भारतीय जनता पार्टी अपने काम के विकास के काम के दम पे और सर्व समाज को जिस प्रकार से हमने एक करके हरियाणा एक और हरियाणी एक का विषय रखते हुए 90 की 90 विधानसभाओं में समान विकास के जो कार्य कराए, उसके दम पे हम सोच रहे हैं कि हमारी सरकार तीसरी बार दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। गठबंधन की आपने बात करी, तो
क्या गठबंधन आपका रहेगा जेजेपी के साथ, या फिर गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ेंगे, या फिर गठबंधन अलग अलग करके चुनाव लड़ा जाएगा दोनों पार्टियों की तरफ से? गठबंधन को लेकर किस तरह की विचारधारा इस समय है? देखिए, जेजेपी के साथ हमारा गठबंधन हुआ चुनाव के बाद में हुआ, और अभी लगभग 3.5 वर्ष हमारी सरकार को चलते हुए हो गया। इस 3.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने पूर्ण रूप से अपने इस गठबंधन धर्म को निभाया है, और निभाने में कोई किसी प्रकार की अतिशयोक्ति पैदा नहीं की। अब आगे जो 1.5 वर्ष का समय है, अभी आज मैं कहूँ गठबंधन के विषय में किसके साथ होगा किसके साथ नहीं होगा, ये बहुत समय से पूर्व की बात है। परंतु फिर भी क्या हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे, ये विषय अपने से संबंधित नहीं है, ये विषय हमारे केंद्रीय नेतृत्व से संबंधित है। और राजनीतिक क्षेत्र में कब, मैंने जैसे कहा कि कोई भी व्यक्ति ज्योतिषी सिद्ध नहीं होता है, कब कैसा माहौल किस प्रकार का बनता है उसके अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व निर्णय लेते हैं। तो जो नेतृत्व आगे निर्णय करेगा, अभी हमारा गठबंधन उनके साथ है, अच्छे से चल रहा है, और जेजेपी के साथ गठबंधन धर्म को निभाने में हम संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं कर रही है। पर आने वाले समय में क्या होगा वो उस वक्त ही होगा जब वो समय आएगा। निगम चुनाव में देरी होती जा रही है, ऐसे में जो निगम में प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो अपनी तैयारियां करके बैठे हैं, तो ये देरी क्यों हो रही है? या फिर आने वाले लोकसभा के आसपास आप लोग चुनाव करवाने की सोच रहे हैं? क्या लगता है कि लोगों के बीच किस तरह की आप लोगों के जो काम है उनका मैसेज उनके बीच में गया है? नहीं, काम के आधार पे तो मैंने कहा कि आप चुनाव कभी भी करा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा और केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे जनहित के कार्य किए हैं, और इसी प्रकार से अगर गुड़गांव की भी बात करें तो गुड़गांव उसमें अलग से नहीं है। जब हरियाणा में काम है तो गुड़गांव के काम तो मैंने आपको गिनवाए हैं। जो कभी कुछ नहीं होता था वहाँ आज के दिन अच्छी सड़कें हैं, अंडरपास, बाईपास, हमारे हाईवेज, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने किया है। तो उसके आधार पे ये चुनाव की कोई डिले का टैक्टिस नहीं है। एक्चुअली में कुछ तकनीकी चीज़ें हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, जिसके कारण से अब जैसे आपने देखा होगा विधानसभा में परिवार पहचान पत्र बिल एक आया था, और वो फिर उसके बाद में वो विड्रा हो गया। हरियाणा के 2 नगर निगम जिन पे हमने परिवार पहचान पत्र को आधार मान के शायद सीमांकन किया है, कंफर्म नहीं हो, तो अब परिवार पहचान पत्र पे हो या जनसंख्या पे हो, इस तरह की कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, और सरकार को ये सोल्व करने में थोड़ा समय लगेगा कि किस प्रकार से हमने आगे बढ़ना है। तो वो एक जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो हमारी विधि विशेषज्ञ लोग हैं, वो इस विषय में शायद मंथन चिंतन कर रहे हैं। जब उनका कोई निर्णय आएगा उसके बाद ही नगर निगम चुनाव शायद संभव हो पाएंगे। आपने प्रदेश की राजनीति में आपका कद काफ़ी ऊपर है, ऐसे में आपने कई लोगों को चुनाव भी लड़वाए, किंग मेकर बन के उनको जितवाया भी, तो आप कब चुनाव लड़ेंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं, और वो माथे पे लग के कहते हैं कि जिस दिन भाग्य में होगा उस दिन लड़ पाएंगे। कुछ और आप सार्थक कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए? मेरा इतना सा अनुरोध है कि हम सभी जब भी मतदान करने जाते हैं, किसी भी चुनाव में जाते हैं, तो 2 तरह की बात का हमको अवश्य ध्यान रखना है कि हम जब राजनीति में एक नैरेटिव सेट होता है, एक इन्वेस्टमेंट होती है। जो राजनीतिक इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं और जो नैरेटिव सेट करते हैं अपनी जीत के लिए, चाहे वो जातिवाद का सहारा लें, चाहे क्षेत्रवाद का सहारा लें, चाहे धन बल का सहारा लें, और उस सहारे से अगर कोई व्यक्ति बन के भी चला जाता है तो वो जनता बाद में उसको बना के पछताती है, देखती है कि यार इस व्यक्ति ने समाज सेवा के नाम पे इतना पैसा खर्च कर दिया, और एक सिंपैथी चली जाती है, बाद में बढ़ जाते हैं तो फिर वो अपना वो जो उन्होंने किया है उस इन्वेस्टमेंट को स्केरने में लग जाते हैं। इसी प्रकार से जातिवाद के नाम पे भी हम और क्षेत्रवाद के नाम से भी हम जब चुनाव में वोट डालते हैं तो वो अपेक्षित विकास कार्य
लिए हमने मतदान किया वो नहीं हो पाता। इसलिए हम सनातन धर्म के लोग हैं, जब अपने आराध्य देव के घर पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, चाहे दुर्गा मंदिर में जाते हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी के में जाते हैं, राम जी के में जाते हैं, चाहे शिव जी के में जाते हैं, या मतलब किसी भी देवी देवता के मंदिर में जब जाते हैं तो उस वक्त सब हम हिंदू मत के लोग, सनातन धर्म के लोग एक होते हैं। तो मेरा ये है कि आज देश की अर्थव्यवस्था, जिसमें अमेरिका, जैसे मैंने कहा, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश डूब रहे हैं, और उस परिस्थिति में भारत ऊपर आ रहा है। आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनके शक्तिशाली उभर रहा है। आज यूक्रेन के और रशिया के युद्ध के बीच में मेरे देश के बच्चे तिरंगा लेके अपनी रक्षा तो कर ही रहे हैं, परंतु दूसरे देशों के व्यक्ति भी, लड़के भी, युवा भी अपना तिरंगा झंडा लेकर वो अपनी रक्षा और सुरक्षा करने में सुख और आनंद महसूस करते हैं। तो इस प्रकार जो देश का इस वक्त रुतबा बढ़ रहा है, देश पुनः उस ओर जा रहा है। एक समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाम पे, जांच के नाम पे रोक लिया जाता था। आज का प्रधानमंत्री जाता है तो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष अपना प्रोटोकॉल तोड़ के उनको रिसीव करने जाते हैं। आज भारत जो बोलता है विश्व में, उसकी कीमत है। आज जब भी जहाँ भी कोई बात होती, भारत की बात सुनी जाती है। तो भारत इस ओर बड़ी तीव्रता से विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, देश का मस्तक ऊंचा हो रहा है, देश का मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। तो आप सब लोग अपने देश को ध्यान में रख के, अपने प्रदेश को ध्यान में रख के मतदान करें, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और दूसरा जो मैंने एक पहले आपको कहा है कि हमारे युवा बच्चों से मेरी अपील है कि भी वो केवल नौकरी की तरफ ना भागें, आप अपना स्वयं का रोजगार करने की भी ज़रूर सोचें, और रोजगार लेने वाले के बजाय और रोजगार देने वाले बने। और मेरा उदाहरण आपको मैं पेश कर सकता हूँ, ऐसे बहुत से उदाहरण मैंने गुड़गांव में सेट किए हैं हमने। एक वो हमारे डॉक्टर थे, फोर्टिस में काम करते थे, उसको छुड़वा के उसका खुद का स्वरोजगार कराया। आज उसके साथ 4 और उसके साथी डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो काम कर रहे हैं। इस तरह से मैंने सरकारी की नौकरी की, सरकारी सेवा 23 वर्ष करने के बाद में मैंने VRS लेके अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू किया, तो आज मैं ठीक ठाक स्थिति में हूँ। ऐसे जब अपना रोजगार हम शुरू करेंगे और केवल सरकार के दम पे रहेंगे, तो फिर नौकरी के दम पे ही हम सोचेंगे तो नौकरी बहुत सीमित है। तो अपने रोजगार को अपनाते हुए स्वयं रोजगार करके आप रोजगार देने वाले बने, ये मैं आपको आपके माध्यम से जो मेरी सोच है, जो मेरी भावना है, वो मैं सभी लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। दैनिक भरोसा जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष CL शर्मा जी, और भी आपके काफ़ी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए।